हेलो बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बदलाव की कक्षा गांव से ज्ञान तक। आज भौतिक विज्ञान के डे 14 में हम पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में। ठीक है, संधारित्र क्या होता है। अब संधारित्र जैसे वर्ड सुनते हैं आप, गांव में भी आपने सुना होगा कैपेसिटर, है ना। या पंखों में, कूलर में कंडेंसर लगता है, एक आपने देखा है, स्फेरिकल सा होता है ना। स्फेरिकल नहीं, उससे होता है, क्या नाम है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल सा होता है ना, बेलनाकार होता है। एक होता है कंडेंसर, कंडेंसर पंखे में लगता है। आप लोग भी कई बार चेंज करवाएंगे, कंडेंसर चेंज करवाते हैं, पंखा धीरे चलता है तब चेंज करवा देते हैं, या कभी कभी पंखा नहीं घूमता, कंडेंसर चेंज करने से काम चल जाता है। कुछ लोग ऐसे काम भी होते हैं कि खुद भी कंडेंसर चेंज कर लेते हैं, मार्केट से ले आते हैं, पंखे और कूलर का कंडेंसर चेंज कर लेते हैं। आपको देखना तो आप देखेंगे अपने कूलर के पीछे मोटर के साथ ना, ऐसे उसके मोटर के जो मोटर होता है उसके ऊपर इस तरह से पेस्ट होता है, एक कंडेंसर होता है। और पंखे में भी ऐसे ऊपर जो चकली होती है उसकी, उसके ऊपर लगा होता है। होता क्या है, संधारित्र करता क्या है, इसका काम क्या है, क्या चीज़ें करता है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए जरा। जैसे देखिए, ये ना, देखा होगा आपने, कैसा होगा, घरों में देखा होगा, पंखे में लगता है छोटा सा, ठीक है। अब इस पे कुछ कुछ लिखा होता है ना। इसकी कुछ कुछ क्या लिखा है, इसकी कैपेसिटी लिखी है, वोल्ट लिखा है, इसका हर्ट्स लिखा है, मतलब फ्रीक्वेंसी लिखी है, सारी चीज़ें लिखी है। इसके साथ कैसे काम करेगा, ये कैपेसिटर है। ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी मेंशन है, ठीक है। ये ऐसे ही देखा होगा आपने, पंखों में, पंखों में लगता है ना छोटा सा, कूलर में थोड़ा और बड़ा होता है ये, है ना, इस तरीके से होता है। अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग तरीके होता है। ये छोटा सा भी होता है कैपेसिटी, जैसे छोटी सर्किट्स, एलईडी बल्ब वगैरह और चीज़ों में नहीं, बहुत छोटा भी लगा होता है। फ़ोन के अंदर भी आपके हो सकता है, ठीक है। ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं मैक्सिमम में कैपेसिटर्स लगे होते हैं, एसी में भी लगे होते हैं। तो कहीं साइज इसकी छोटी होती है, कहीं बड़ी होती है, अकॉर्डिंग टू कन्वेंस। जहाँ जितना यूज होता है हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। होता क्या, व्हाट इज द संधारित्र, ठीक है। अब संधारित्र करता है क्या, आप समझिए। कहते हैं ये क्या करता है, अपने अंदर कुछ चार्ज स्टोर करता है। ये अपने अंदर क्या करता है, कुछ आवेश को क्या कर लेता है, संग्रहित कर लेता है, अपने अंदर कुछ आवेश को संग्रहित कर लेता है। और जरूरत पड़ने पे एक साथ उन सारे आवेशों को क्या कर देता है, त्याग देता है, ठीक है। डेफिनेशन जरा पढ़ते हैं पहले। एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है और इसे एक बार में अचानक आपूर्ति करता है, मतलब अपने अंदर विद्युत ऊर्जा का संग्रहण करेगा आवेश के रूप में, और जरूरत पड़ने पे एक बार में सारा का सारा आवेश क्या कर देगा, ये बाहर दे देगा, या जहां जरूरत है आपको उसकी आपूर्ति कर देगा, ठीक है। कैसे करता है वो जरा समझते हैं। जैसे देखिए, अभी मैंने इसको चार्ज करूंगा। देखिए इसमें कुछ आवेश भी है, अगर इन दोनों में टच कराऊंगा, है ना, तो एक आवाज भी होगी आपको, ठीक है। तो इस तरह से जब इनको हम टच कराएंगे तो क्या होता है, जो आवेश है, आवेश एक दूसरे से मिलेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्पार्क होता है छोटा सा। अब आपको एक छोटा डेमो दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। इसको मैं चार्ज करूंगा और आपको छोटी सी लाइट दिखा जला के दिखाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास जुगाड़, इसको हमने चार्ज करा इसमें। अब देखिए, ये हमने छोटा सा बल्ब लिया, है ना, एक छोटा सा बल्ब है। अब हमने चार्ज कर रखा है, तो इसको हम इस पर टच कराएंगे और आप देखेंगे बहुत थोड़े, एक आध सेकंड के लिए बल्ब जलेगा। चला ना, ठीक है। जल के एक बार में सारा खत्म हो गया। एक बार और दिखाता हूँ आपको। देखिए ध्यान से देखिए, क्योंकि एक सेकंड के लिए चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये पहले चार्ज हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, आवेश, आवेश जो है संग्रहित हुआ। इसके अंदर आवेश ऊर्जा के फॉर्म में क्या हो गया, संग्रहित हो गया। जब इसके अंदर आवेश आ गया, उसके बाद क्या किया, जैसे हमने इसको बल्ब से, बल्ब के साथ कनेक्ट कराया, इसने सारा का सारा आवेश बल्ब को क्या कर दिया, दे दिया, और जिससे बल्ब क्या हो गया, ग्लो हो गया। ऐसे ही पंखे में काम करता है। पंखे क्या होते हैं, पंखे के अंदर क्या होता है, पहले एक साइकिल में ये चार्ज होता है, जैसे आप ही पढ़ोगे, आप आगे पढ़ोगे, एसी चैप्टर आपका है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या होता है, पंखा जैसे साइकिल चलते हैं ना, जैसे जो साइन कर्व होता है, साइन कोसाइन आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। तो साइन कर्व की एक पॉजिटिव साइकिल होती है, एक नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव के ड्यूरिंग ये चार्ज होता है, नेगेटिव के ड्यूरिंग ये क्या करता है, फैन को कुछ करंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जिससे फैन की मूवमेंट क्या रहती है, बरकरार रहती है। अगर आप कंडेंसर नहीं लगाओगे, या आपका कंडेंसर खराब है या कम काम कर रहा है, तो पंखे को आपको इनिशियली क्या देना पड़ता है, एक जर्क देना पड़ता है। कभी कभी गाँव में देखो कंडेंसर चीज़ें खराब हो जाती हैं, पंखा नहीं चल रहा था, हमारे से एक डंडे से हल्का सा घुमा देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद चलने लग जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इस डिवाइस के बेसिस पे, इसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र। पंखे में लगता है, आप उसे कंडेंसर बोलते हो, और वैसे इसको बोला जाता है कैपेसिटर, अंग्रेजी में इसका नाम है कैपेसिटर या फिर संधारित्र। क्या करता है ये, आवेश को संग्रहित करता है और जरूरत पड़ने पे एक साथ उसकी क्या कर देता है, आपूर्ति कर देता है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं आगे। तो यह एक उपकरण है, ठीक है।
तो यह एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है और इसे एक बार में अचानक आपूर्ति करता है। जहां जरूरत पड़ती है एक बार में अचानक से ये क्या कर देता है, सारी चीजें दे देता है। ठीक है, यह एक चालक है। ठीक है, चालक और कुचालक आपने पढ़ रखा है। तो चालक है, तो ये कैसा है, ये चालक है, ये कुचालक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से विद्युत फ्लो होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चालक। आगे देखते हैं चालक की विद्युत धारिता। विद्युत धारिता कैसे मेजर होती है, कैसे मेजर करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज पढ़ेंगे। विद्युत धारिता होती क्या है, ये एवरीथिंग कह रहे हैं। जब हम कुछ इसको आवेश देते हैं, जैसे अभी हमने चार्ज किया था, इसको कुछ आवेश दिया था, तो जब हम इसका आवेश देते हैं, जब हम इसको आवेश देते हैं तो ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, पोटेंशियल के, विभव के। जब इसको हम आवेश देते हैं तो विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसके विभव को बढ़ाता है। जब आप इसे आवेश देंगे, जैसे मैंने इसे बोर्ड में लगा के चार्ज किया ना, तो जब इसे आप आवेश देंगे तो इसका विभव क्या होगा, बढ़ेगा। तो आवेश अनुक्रमानुपाती होता है किसके, विभव के। तो लिखा है चालक की विद्युत धारिता उसकी विद्युत आवेश को धारण करने की क्षमता का माप है। कि अच्छा, अब ये जैसे मैंने अभी दिखाया था ना कि छोटा सा कैपेसिटर मैंने एक बार चार्ज किया, एक बार में सारी एनर्जी दे दी। अब ये क्या करता है, इसकी जो विद्युत धारिता संग्रहित करने की क्षमता होती है, ये कई बातों पे डिपेंड करती है। एक तो इसके साइज पे डिपेंड करती है, बड़ा है छोटा है, बड़ा होगा ज़्यादा, क्योंकि जो कूलर में लगते हैं वो कंपैरेबली बड़े होते हैं, पंखे में उसके रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और भी बहुत सारे कारणों पे ये निर्भर करता है। ठीक है, तो चालक की विद्युत धारिता उसकी विद्युत आवेश को धारण करने की क्षमता होती है। तो विद्युत धारिता किसे कहते हैं, चालक की विद्युत धारिता क्या होती है कि वो कितना विद्युत आवेश को धारण कर सकता है, ये उसका क्या होता है, माप होता है। ठीक है, जब एक विद्युत रोधी चालक को कुछ आवेश दिया जाता है, जब एक विद्युत रोधी चालक को कुछ आवेश दिया जाता है तो यह एक निश्चित विभव प्राप्त करता है। तो यह निश्चित विभव प्राप्त करता है। यदि एक विद्युत रोधी चालक पर आवेश Q डालने से इसका विभव V बढ़ जाता है, तो Q अनुक्रमानुपाती किसके होता है, V के। यहां से Q बराबर अनुक्रमानुपाती का साइन अगर हटाएंगे आप, तो इज इक्वल टू का साइन आएगा, ये CV के बराबर हो जाएगा, है ना। और जो यहाँ पे C आपका अराइज है, अनुपातिका स्थिरांक C को चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। इसको चालक की क्या कहा जाता है, धारिता। अतः चालक की धारिता को उसकी मात्रा से चालक की विभव को बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो चालक की धारिता क्या होती है कि उसे आवेश देके उसके विभव को बढ़ा रहे हैं, तो उस मात्रक के रूप में भी इसका क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से Q बराबर क्या आ गया, देखिए Q इज इक्वल टू कितना आ गया, Q इज इक्वल टू आ गया CV। तो C बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन में V। ठीक है, Q अपॉन में V। अभी क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये V और Q पे डिपेंड नहीं करता है। एक बारी बन गया, जैसे जब इसकी फॉर्मेशन हो गई, अब ये बन के मार्केट में आ गया, अब इसको आप कितना विभव देंगे। अब इसका जैसे 2 फैरेड है, मान लो 2 माइक्रोफैरेड है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी धारिता कितनी है, 2 माइक्रोफैरेड है। अब आप इसको कितना भी पोटेंशियल से लगाइए या कितना भी आवेश दीजिए, वो बदलेगी नहीं। जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, जैसे रेजिस्टेंस होता है वो नहीं बदलता, उसी तरह से धारिता भी नहीं बदलती है ना। जैसे किसी भी धातु का रेजिस्टेंस, जैसे बल्ब हो गया, पंखे, ये सब आते हैं ना, इनका कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो जब एक बार इनकी फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद इनके रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। आप इनको कितने भी पोटेंशियल दें, कितना भी आवेश दें, कुछ भी दें, उससे कोई धारिता में, रेजिस्टेंस में, धारिता में बदलाव नहीं होता है। तो सी क्या होता है, क्यू और वी पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कब, बनने के बाद, आफ्टर द फॉर्मेशन। बनने से पहले डिपेंड करता है, जब हम बनाते हैं ना इसको, जब हम इसका निर्माण करते हैं, जब इसको हम बनाते हैं, तो ये डिपेंड करता है कितना, कैसे, क्या बनाना है। बट जब एक बारी बन जाता है, एक बारी मार्केट में आ गया, उसके बाद ही सी इन दोनों बातों पे डिपेंड नहीं करता, क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आगे चलते हैं। चालक की धारिता। चालक की धारिता उच्च विभव की बिना बड़ी मात्रा में आवेश धारण करने की इसकी क्षमता की माप है। कह रहे हैं चालक की धारिता क्या होती है, बिना विभव को बहुत ज्यादा बढ़ाए, बिना विभव को बहुत ज्यादा बढ़ाए, कि अगर आप बिना विभव को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, विभव को बिना बहुत ज्यादा बढ़ाए आप इस पे कितना आवेश दे सकते हैं, वो उसकी धारिता का क्या होता है, मेजर होता है ना, वो उसकी धारिता का क्या होता है, मेजरमेंट होता है। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए, समझिए आप, पहले समझा देता हूँ फिर इस पे आते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा है C बराबर है Q बाई V। ठीक है, अच्छा 1 फैरेड का मतलब क्या है, 1 फैरेड का मतलब क्या है, आप 1 कूलम आवेश दीजिए, कितना बढ़ाने के लिए, 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसी तरह से 2 फैरेड का मतलब क्या है, हमने क्या कहा, हमें विभव नहीं बढ़ाना है, हमें विभव नहीं बढ़ाना, विभव को फिक्स रखना है, विभव को क्या रखना है, फिक्स। तो आवेश कितना देंगे, 2 कूलम। इसी तरह 3 फैरेड का मतलब क्या है, विभव को फिक्स रखना है, 1 वोल्ट फिक्स रखना है। ठीक है, आवेश कितना देंगे, 3 कूलम। तो यही कहा कि इसका मतलब क्या है, इसकी धारिता का क्या मतलब है कि विभव को बिना बढ़ाए, विभव को बिना बढ़ाए अगर उस पर हम क्या करें, आवेश की मात्रा को बढ़ा दें, तो वो किसका मेजरमेंट होता है, इसकी धारिता का।
मतलब 1 फैरेड, 2 फैरेड, 3 फैरेड। जब धारिता बढ़ती है इसका क्या मतलब होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आवेश को क्या कर सकती है, संग्रहित कर सकती है बिना विभव को बढ़ाए। ठीक है, तो यही वाली बात हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो क्या लिखा है, चालक की धारिता उच्च विभव के बिना, उच्च विभव के बिना, ठीक है, बड़ी मात्रा में आवेश धारण करने की इसकी जो क्षमता होती है इस बात पर निर्भर करती है। अब किस बात पर निर्भर करती है, जरा ध्यान दीजिए, पॉइंट्स क्या हैं। चालक का आकार और आकृति, पहली बात तो बड़ा बनाएंगे, अगर कैपेसिटर बनाएंगे, कंडेंसर बड़ा बनाएंगे तो उसमें आवेश ज्यादा आएगा। ठीक है, दूसरा, आसपास के माध्यम की प्रवृत्ति, विद्युतशीलता जिसे कहते हैं, कि उसके आसपास का माध्यम कैसा है, उसके आसपास के माध्यम पे भी डिपेंड करता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे ये विद्युतशीलता पे भी डिपेंड करता है। अगर आसपास का माध्यम उसके फेवर में है तब भी आवेश ज्यादा आएगा, आसपास का माध्यम उसके फेवर में नहीं है तो आवेश उतना नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसके आसपास अन्य चालकों की उपस्थिति, अच्छा इसके आसपास अदर चालक कैसे हैं उसकी वजह से कुछ जो हमने पढ़ा था ना पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, आपको याद हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब जैसे कि अगर एक चालक है, एक चालक के बगल में दूसरा आपने आवेशित चालक रख दिया तो इसकी वजह से इस पे क्या हो जाता था, कुछ प्रेरण की वजह से, है ना, वैद्युत प्रेरण की वजह से क्या हो जाता था, कुछ आवेश चला जाता था। तो इसके आसपास कैसे चालक हैं, क्या उपस्थिति उनकी, इन सब बातों पे भी डिपेंड करता है। तो किन बातों पे डिपेंड करता है, 3 बातों पे डिपेंड करता है। सी की वैल्यू इनकी 3 बातों पे डिपेंड करती है। किस किस पे, एक तो आकार और आकृति पे, दूसरा किस पे डिपेंड करता है, इसके माध्यम पे, आसपास के माध्यम पे, और आसपास उपस्थित अन्य चालकों पे। ठीक है, इन सभी बातों पे ये डिपेंड करता है। अब देखते हैं आगे कह रहे हैं धारिता की इकाई क्या होती है। अब धारिता की इकाई जैसे अभी आपने पढ़ा, क्यू बराबर क्या था, सी बराबर कितना था हमारा, सी बराबर हमारा क्या था, क्यू बाई। ठीक है, तो ये किस में होता है बच्चों, कूलम में। ये किस में होता है, पोटेंशियल, है ना, वोल्ट होता है, तो कूलम पर वोल्ट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, या फिर इसी को हम बोलते हैं फैरड, इसी को हम बोलते हैं फैरड। ठीक है, इसके यूनिट को हम क्या बोलते हैं, फैरड। तो धारिता की एसआई इकाई क्या है, फैरड है, जिसका नाम माइकल फैरड के सम्मान में रखा गया। माइकल फैरड थे, उनके सम्मान में रखा गया इसकी इकाई का, है ना। तो 1 फैरड बराबर कितना होता है, 1 कूलम अपॉन में 1 वोल्ट, या 1 कूलम वोल्ट इनवर्स। ठीक है, तो ये सारे अभी कुछ कन्वर्जन है। मिली फैरड आपको पता है, मिली के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, 10⁻³ माइक्रो के लिए क्या यूज करते हैं, 10⁻⁻⁶, पीको के लिए क्या यूज करते हैं, 10⁻⁻12। तो ये कुछ यूजफुल हैं जो यूज होते हैं, क्योंकि 1 फैरड बहुत बड़ी यूनिट होती है। जो 1 फैरड होता है ना वो बहुत बड़ी है। 1 फैरड का मतलब आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा 1 फैरड। अगर एक चालक की धारिता अगर 1 फैरड हम बोल दें, वो बहुत बड़ी होती है। कितनी बड़ी होती है वो अभी आगे आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ऐसा चालक है, कितना बड़ा आप चालक बनाएं जिसके ऊपर 1 फैरड की कैपेसिटी आ जाए। तो 1 फैरड की कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है, इसलिए हम छोटे यूनिट्स डिफाइन करते हैं, मिली, माइक्रो और पिको फैरड। तो जो आपके जनरली ये होते हैं ना, जनरली ये जो पंखे में, कूलर में, इन सब में लगते हैं, ये जनरली किस में होते हैं, पिको फैरड या माइक्रो फैरड में होते हैं। ठीक है, जैसे अभी मेरे पास जो है ये माइक्रो फैरड का है। ठीक है, ये किसका है, माइक्रो फैरड का है, 2.50 माइक्रो फैरड का है। तो ये छोटी यूनिट्स यूज करते हैं, क्योंकि बड़ी यूनिट जो होती है, इसका जो फैरड है दैट इज वेरी बिग यूनिट्स। अब उस बड़ी यूनिट्स में क्या होता है, बड़ी यूनिट का अगर आप यूज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ा चालक बनाना पड़ेगा। कितना बड़ा चालक होगा वो अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो देख लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए, नोट मैंने बताई दी आपको कि इसका मतलब क्या होता है ना। अब आते हैं, एक पृथक गोलाकार चालक की धारिता। एक पृथक गोलाकार मतलब उसके आसपास कोई ऐसा माध्यम नहीं है, कोई अन्य चालक नहीं है। तो एक गोलाकार चालक है तो उसकी वजह से धारिता कितनी होगी। ठीक है, अब वो समझते हैं। तो जरा देखिए, एक गोलाकार हम बनाते हैं, अब इस पे कुछ आवेश दे देते हैं। एक गोलाकार चालक हमने बनाया, ठीक है, अब इस पे हमने कुछ आवेश दे दिया, मान लीजिए कुछ धनात्मक आवेश दे दिया, तो इस पे आवेश एक समान रूप से वितरित हो गया। अब एक समान रूप से अगर आवेश वितरित है तो सारा का सारा आवेश हम कहाँ मान लेंगे, सेंटर पे, है ना, इसके केंद्र पे। तो इस सारा आवेश, अगर इसे आपने क्यू आवेश दिया, इसे कितना आवेश दिया आपने, क्यू आवेश दिया, क्यू आवेश सारा का सारा कहाँ मान लेंगे, इसके केंद्र पे। और आपको पता है अब क्यू आवेश सारा केंद्र पे है तो इसके सरफेस पे अगर आप विभव निकालेंगे तो हर जगह विभव क्या आएगा, सेम। विभव किन बातों पर डिपेंड करता है, एक तो उसको कितना आवेश दे रहे हैं, दूसरा उसका केंद्र से दूरी। तो केंद्र से दूरी सबकी कितनी होगी, आर के बराबर, रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, त्रिज्या के बराबर होगी, और आवेश आपने कितना दिया है, क्यू, तो विभव कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में के क्यू बाई आर। तो हर एक पॉइंट पे विभव क्या हो जाएगा, समान। और जब हर एक पॉइंट पे विभव समान होता है तो वो कैसा होता है, समविभव पृष्ठ होता है, पीछे पढ़ाया था। और समविभव पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, लंबवत। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, लंबवत।
तो यहाँ पे कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर आप बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, इस समविभव पृष्ठ के लंबवत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हर जगह इसके लंबवत हो जाएगी। इसका रेडियस हमने r मान लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें निकालना क्या है, हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है ना, हमें इसकी धारिता निकालनी है। तो वी नो, क्या नो, समझिए, वी नो क्या नो, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में कितना आवेश हमने दिया इसे, Q। अगर हमें इसका विभव पता चल जाए तो हमारी क्या हो जाएगी, धारिता निकल आएगी, है ना। अब विभव कैसे निकालेंगे वो जरा समझिए। कह रहे एक पृथक गोलाकार चालक या त्रिज्या r पर विचार करें, आवेश Q पूरी सतह पर समान रूप से वितरित है और इसे सभी आवेश गोले के केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। सारे आवेश को गोले को केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। अब सतह पर किसी भी बिंदु पर विभव कितना होगा, अब सतह पर किसी भी बिंदु पर विभव पहले निकाल लेते हैं। सतह पर किसी भी बिंदु पर विभव अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, K जो टोटल आवेश है और अपॉन में त्रिज्या। ठीक है, क्योंकि हमें पता है C इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q अपॉन में वैल्यूज रख दीजिए Q, और जो विभव की वैल्यू ये रख दीजिए KQ बाई R। Q से Q कैंसिल, R ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा R अपॉन में K। ठीक है, अब ध्यान से देखें, तो C इज इक्वल टू हो गया कुछ गलती तो नहीं किया है हमने, ठीक है, R सही है। आपको पता है K की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से C बराबर कितना हो जाएगा, ये सब कुछ ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और किसकी वैल्यू हो गई, R। तो ये क्या हो गया, गोली आकार का अगर एक संधारित्र है तो उस पे उसकी धारिता तो कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। अब ध्यान से देखिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको पता है क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब जो धारिता है वो किस पे डिपेंड कर रही है, त्रिज्या पे। अब एक गोलाकार संधारित्र है, अब उसकी त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसके करस्पॉन्डिंग उस पे धारिता होगी। जितना आप बड़ी करते जाओगे, जितना उसकी त्रिज्या को बड़े करते जाओगे उतनी ज्यादा उसकी क्या होती जाएगी, धारिता होती जाएगी। अब देखते हैं, अगर 1 फैरेड हम आवेश देते हैं, 1 फैरेड अगर कैपेसिटी का है तो उसकी त्रिज्या हम कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी बड़ी त्रिज्या वाला होगा। जैसे मैंने कहा ना, 1 फैरेड क्या होती है, एक बहुत बड़ी यूनिट है धारिता की। तो अगर किसी गोले की धारिता 1 फैरेड है तो उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, हम ये कैलकुलेट करके देखें। चलिए आइए अब समझते हैं, हमें जब पता है, ध्यान से देखें, हमें क्या पता है, वी नो, अभी हमने देखा, क्योंकि C इज इक्वल टू हमारा आ गया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से R बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, C अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C। अब इसकी वैल्यू आपको पता है ना, सबको पता है कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू C। ठीक है, इफ C बराबर कितना, 1 फैरेड, अगर 1 फैरेड रख दें तो R बराबर कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1, तो R बराबर आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। ठीक है, अभी सोच के देखिए कितनी बड़ी यूनिट है। अब इसको जरा हम कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में, तो आप थोड़ा अंदाजा लगा पाएंगे। तो R बराबर इसे हम लिखेंगे 9 इंटू 10 पावर 9 की जगह क्या कर दीजिए, 10 टू द पावर 6 कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, किलोमीटर। तो 1 फैरेड, अगर 1 फैरेड की धारिता है, 1 फैरेड की धारिता वाला एक गोलाकार आवेश है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 9 गुणे 10 की पावर 6 किलोमीटर। 10 टू द पावर 6 कितना होता है बच्चों, 10 लाख। ठीक है, और 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 10 लाख में 9 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 90 लाख। 90 लाख किलोमीटर रेडियस। सोचिए एक गोला है, जैसे यहाँ पे सोचिए इतना बड़ा अगर हम एक गोला बनाते हैं तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 5, 10, 20 सेंटीमीटर। 1 मीटर आपको पता है, 1 मीटर लेंथ कितना होता है, 1 मीटर सपोज कर लीजिए, है ना। 1 किलोमीटर लेंथ आपको पता है, इमेजिन करिए दिमाग में कि 1 किलोमीटर की लेंथ कितनी होती है। मान लीजिए यहाँ पे हम केंद्र बना दें और यहाँ से 1 किलोमीटर आगे तक जाएं और फिर उसको पूरा ऐसे घुमा दें, ठीक है। तो सोचिए, तो उस पर 1 किलोमीटर हो गया, ऐसे कितना, 90 लाख किलोमीटर त्रिज्या का। तो 90 लाख किलोमीटर त्रिज्या का अगर कोई गोला है तो उस पर कितना आवेश आएगा, 1 फैरेड के बराबर आएगा। तो 1 फैरेड जो धारिता है ये इतनी बड़ी है कि इतने बड़े गोले पर जाके तब जाके 1 फैरेड धारिता आएगा, जबकि हमारे इतने बड़े का यूज नहीं है। अर्थ का रेडियस कितना होता है, अर्थ आपका कितना बड़ा है, वो भी 10 की पावर 6 के ऑर्डर का है, लेकिन 6.4 इंटू समथिंग है ना, समथिंग लाइक दैट। तो सोचिए ये अर्थ से भी बड़ा रेडियस है, अर्थ से भी बड़ा त्रिज्या का। जितनी बड़ी अर्थ है आपकी, अर्थ देख रहे हो आप कितने बड़ा है, अर्थ के कितने बड़ा, अगर आप एक गोला एज्यूम कर लो,
उससे भी बड़े गोले पर इतना आवेश आएगा, क्योंकि इतना बड़ा चीज है। तो 1 फैरेड इज वेरी बिग यूनिट, है ना, 1 फैरेड इज वेरी बिग यूनिट, तो दिस इज वेरी बिग यूनिट। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम माइक्रो, मिली और ये चीजें हम यूज करते हैं। तो डेली लाइफ में जो हमारे पास कैपेसिटर होते हैं वो जनरली माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड और मिली फैरेड्स के होते हैं, क्योंकि 1 फैरेड बहुत बड़ी मात्रा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया हो। एक बार नोट कर लीजिए, पीछे वाला भी और ये भी, फिर आगे चलते। यह बहुत बड़ी त्रिज्या है। चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहे नोट लगा देगा, कह रहे एक पृथक चालक की धारिता छोटी होती है ना, आपसे कहना एक पृथक चालक की धारिता क्या होती है, छोटी होती है। जब चालक बड़ी मात्रा में आवेश धारण करता है तो इसका विभव भी उच्च होता है। यदि यदि संबंधित विद्युत क्षेत्र पर्याप्त रूप से उच्च हो जाता है तो आसपास की हवा में परमाणु या अणु आयनित हो जाते हैं, इसीलिए चालक पर डाला गया आवेश उदासीन हो जाता है या लीक हो जाता है, ठीक है। हवा के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर पर विभंग होता है ना। अब यदि हम बड़ी धारिता वाला एकल चालक प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका आकार व्यवहारिक रूप से असुविधाजनक होगा। अब इसका मतलब समझिए, ये जो पूरा वर्डिंग लिखा है इसका मतलब क्या है, ठीक है। इस पूरे का मतलब कह रहे हैं एक पृथक चालक की धारिता छोटी होती है। कह रहे हैं एक पृथक चालक है, आपको एक छोटा सा चालक दे दिया गया, उसकी धारिता, उस पर बहुत ज्यादा आप आवेश नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते वो समझते हैं, इस बात को जरा समझता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूँ इस बात को। मान लीजिए एक पृथक चालक है, इस तरह से एक चालक है, ठीक है। इस पे आपने कुछ आवेश दिया, आपको पता है इसके विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, है ना। इस तरह से विद्युत क्षेत्र इसका बाहर की तरफ होगा। इस पे आपने कुछ आवेश दे रखा है, आपने कुछ आवेश दे रखा है, इस पे कुछ आपने आवेश दे रखा है। अब होगा क्या, कह रहे हैं जब एक वैद्युत चालक को हम बहुत ज्यादा आवेश देते हैं, एक वैद्युत चालक को जब हम बहुत ज्यादा आवेश देते हैं तो होता क्या, जब हम उसे आवेश देंगे तो उसका क्या बढ़ेगा, विभव भी बढ़ेगा, है ना। देखिए C बराबर क्या होता है, Q/V, ठीक है। जब आप उस पर आवेश बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, विभव भी बढ़ेगा, क्योंकि उसकी ये वाली चीज क्या होनी चाहिए, ये वाली चीज कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, नियत होनी चाहिए। ये वाली चीज क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। तो जब आप उसे बहुत ज्यादा आवेश दोगे तो उसका क्या बढ़ेगा, विभव भी बढ़ेगा। और अगर विभव बढ़ेगा, अगर विभव बढ़ेगा तो उसके आसपास क्या बढ़ेगी, वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए यहाँ पे एक ये सपोज करिए एक संधारित्र है, इस पे हम आवेश दे रहे हैं, इस पे हम आवेश दे रहे हैं, तो इसके आसपास का विभव बढ़ेगा, इसके आसपास का विभव बढ़ेगा। जब इसके आसपास का विभव बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, इसके आसपास नियर बाई वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा। अब आप देखिए, आपने एक चीज देखी, जो ऐसे गांव में आपको लोगों को तो पता होगा, जो गांव में बड़ी लाइन जाती है ना, तारों की, जो इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत विद्युत की जो बड़ी बड़ी लाइन्स जाती है, बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं खेतों में, खूब ऊंचे ऊंचे खंभे लगे होते हैं, वहां से 8 8 10 10 लाइन की तारें जा रही होती हैं, बहुत दूर दूर तक जा रही होती हैं। आपको, आपने तो देखा होगा गाँव में, आप लोग, आपको आप में से कई लोग के खेतों से होके जा रही होंगी, या आसपास के गाँव से या खेतों से होके जा रही होंगी, तो आपने देखा बड़े बड़े पोल ऐसे लगे होते हैं बिल्कुल पूरा, है ना। और उस पर क्या होते हैं, बहुत सारे लाइन्स, तार वायर जा रहे होते हैं। उस पे एक हाइट पे आप ध्यान से अगर देखें, कभी उसके आसपास अगर गए हों, वैसे जाइएगा मत, अगर उसके आसपास अगर आप गए हों तो उसमें देखेंगे आप एक कुछ हाइट पे, है ना, 12 15 20 फुट के हाइट पे, 20 फुट के लगभग हाइट पे, वहाँ पे लिखा होता है डेंजर, कि इससे ऊपर जाना मना है या इसके ऊपर जाने पे खतरा है, ठीक है, एक डेंजर जोन लिखा होता है। तो उस डेंजर जोन क्यों लिखा होता है, क्यों हम उससे ऊपर नहीं जा सकते, उसका भी रीजन होता है। क्या रीजन होता है, कैसे होता है वो समझिए जरा। कहते हैं कि जब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा आवेश जाता है, अच्छा आप उसके नियर बाई आप जाएंगे ना, उसके नीचे खड़े होंगे तो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसकी वाइब्रेशन की आवाज़ भी सुनाई देती है, ठीक है। तो कई बारी क्या होते हैं, आप ऐसे हाथ वगैरह करते हैं, आप लोग देखते हैं रोए भी ऐसे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, कई बारी प्रैक्टिकल बच्चे करते हैं गाँव में, हम लोगों ने बहुत किया है ये सब। तो अगर आप उसके आसपास जाएंगे तो आपको बहुत तेज एक आवाज़ भी सुनाई देती है। होता क्या है कि जब उससे बहुत ज़्यादा ना, जब, क्योंकि हवा में है वो, अब उसमें बहुत ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र जा रहा है तो उसके आसपास नियर बाई वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब कोई किसी वायर में क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, विद्युत फ्लो होता है,
विद्युत का प्रवाह होता है तो उसके आसपास क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र होती है। और जब बहुत ज़्यादा विद्युत प्रवाह होगा तो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, हवा का क्या होता है, हवा के जो पार्टिकल होते हैं, हवा के जो एयर में पार्टिकल्स होते हैं, वो उनकी एक वैल्यू होती है कि इस विद्युत, अगर एक हवा में, जैसे यहीं अपने नियर बाई है ना, अभी ये क्या है, न्यूट्रल फॉर्म में है। जो भी हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, है ना, परमाणु हैं, ये क्या है, ये न्यूट्रल है बिल्कुल, है ना, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। अगर इनमें एक इतनी इतनी मात्रा की अगर आप वैद्युत क्षेत्र प्रवाह कर दें, यहाँ पे अभी यहीं पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहाँ पे एक सफिशिएंट मात्रा से ज़्यादा अगर आप वैद्युत क्षेत्र प्रवाह कर दें, तो हवा के जो मॉलिक्यूल हैं, जो परमाणु हैं, जो अणु हैं, ये क्या हो जाएंगे, अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी एक लिमिटेड होती है, जो ऐसे हवा में आप कहते हैं ना, हवा में इलेक्ट्रिसिटी नहीं फैल सकती, नहीं, उसकी एक लिमिटेशंस होती है। उसकी एक लिमिटेशंस क्या होती है कि जब तक उसके आयन ब्रेक नहीं होंगे तब तक हवा में करंट नहीं होगा, लेकिन जैसे उसके आयंस ब्रेक हो जाएंगे वैसे एब्जॉर्प्शन करने लग जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, करंट फ्लो का काम करने लग जाएंगे। तो वही बड़ी लाइटों के साथ वही होता है। उसके नियर बाई जाने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि उसमें विद्युत धारा बहुत तेज प्रवाहित होती है, और विद्युत धारा तेज प्रवाहित होने की वजह से उसके आसपास क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू ज़्यादा होती है। और अगर वो जो वैद्युत क्षेत्र है, वो क्या कहते हैं, लिखा ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग 3 × 10⁻⁶, अगर इसको क्रॉस कर गई तो हवा के लिए, तो हवा के आयंस, जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, जो परमाणु हैं, जो अणु हैं, वो क्या हो जाते हैं, अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। और इस वैल्यू को क्रॉस करने के बाद वो अपने आयंस में ब्रेक होते हैं। अब आयंस में ब्रेक होंगे तो उनके नियर बाई क्या हो जाता है, उस वायर के नियर बाई वैद्युत क्षेत्र भी, मतलब आपको स्टक कर लेगा। अब आयंस के फॉर्म में, जैसे ये वायर जा रहा है, अब इसके आसपास हवा के जो परमाणु हैं वो ब्रेक हो चुके हैं अपने आयंस में, तो जैसे आपका हाथ ऐसे जाएगा, तो अगर वो न्यूट्रल फॉर्म में होते तब तो उसको टच करने पे आपको लगता, लेकिन जब वो अपने आसपास ऐसे क्रिएशन कर लिया है, अपने आसपास मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है, तो अगर आप उसके आसपास इस रेंज में अगर आप जाओगे तो आपको तुरंत स्टिक कर, उसकी वैद्युत क्षेत्र इतनी तेज होती है कि आपको इसी हाइट से क्या कर लेगा, स्टिक कर लेगा। तो जितनी दूर उसके एयर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, उतनी दूर में अगर कोई चीज़ उसके आसपास जाएगी तो उसको क्या कर लेते हैं, स्टिक कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब आप इसको, मैंने कहा ना, जब आप इसको आवेश दोगे तो इसका विभव बढ़ेगा, विभव बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ेगा, वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा। अब इसके आसपास वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपने आयंस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। अब आयंस में ब्रेक हो जाएंगे तो इसका जो नेगेटिव है इसके पॉजिटिव के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और ये क्या बना देगा, न्यूट्रल कर देगा। क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो इसका मतलब इस पे जो आवेश आप अगर एक्सेस मात्रा में आप दे रहे हैं, तो आसपास के जो हवा के, जो वायु के परमाणु हैं, वो क्या हो जाएंगे, आप ब्रेक हो जाएंगे, आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होने के बाद इसको क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे, है ना। यहाँ पे जो भी आप एक्स्ट्रा चार्ज दोगे, क्योंकि एक लिमिटेड चार्ज के बाद जब हवा के आयंस ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप एक्स्ट्रा चार्ज दोगे उसके नेगेटिव आयंस और इसका नेगेटिव, इसका ऋणात्मक और इसका धनात्मक मिलके क्या बना देंगे, उसे उदासीन बना देंगे। तो आप और ज्यादा आवेश नहीं दे पाओगे। अब जो जो आप आवेश देते जाओगे, बाहर के जो हवा के मॉलिक्यूल हैं उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, उदासीन कर देंगे, तो आप और ज्यादा आवेश नहीं दे पाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि पृथक पृथक अगर कोई धारिता है, संधारित्र है, तो उसको आप एक मात्रा से ज्यादा आवेश नहीं दे सकते, क्योंकि अगर उससे ज्यादा आप आवेश दोगे तो उसके आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा आवेश आप दोगे उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो उसे बोलते हैं लीकेज। आवेश का क्या बोलते हैं, लीक कर गया, आवेश लीक कर गया, है ना। तो ये लीकेज प्रोसेस हो जाता है, तो इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा आवेश भी नहीं दे सकते एक पृथक गोले को। ठीक है, तो ये रीजन होता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो आपको। एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पे आप क्यू दोगे इसे तो इसका वी भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस मात्रा से ज़्यादा हुआ तो एयर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे। तो इस वैल्यू पे ये हवा के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक, बना लीजिए, इसे लिख लीजिए फटाक से, फिर आगे चलते हैं। चल, अगला कॉन्सेप्ट है समानांतर पट्टिका संधारित्र का सिद्धांत। समानांतर पट्टिका संधारित्र का सिद्धांत जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें पढ़ना है, वो हमें समांतर पट्टिका संधारित्र पढ़ना है ना। संधारित्र कई तरह के होते हैं, जैसे मैंने कहा, ये वाला देखिए आप कैसा होता है, बेलनाकार होता है, जो पंखों में, कूलर में लगता है ना, बेलनाकार है। ऐसे स्फेरिकल होते हैं, जैसे आपने पढ़ा, अभी अभी आपने पढ़ा ना, गोलीय आवेश,
ठीक है, गोलीय संधारित्र, ऐसे समांतर पट्टिका वाले भी संधारित्र होते हैं। तो जो हमें सिलेबस में पढ़ना है वो समांतर पट्टिका वाले संधारित्र पढ़ने हैं कि समांतर पट्टिका वाले संधारित्र का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब हम संधारित्र बनाते हैं, जब उसको धारिता देते हैं तो कैसे देते हैं, बनता कैसे, कैसे काम होता है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। कैसे सीखेंगे समझिए। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा आपको बताता एक्सप्लेन करता हूँ, समझिएगा। एक्सप्लेनेशन ही इसकी समझ सकते हैं, ये लिखने करने के लिए नहीं आता, बस आपको समझना है। कह रहे हैं कि एक धनात्मक आवेशित धातु की पट्ट ए पर विचार कीजिए और उसके आसपास एक आवेशित पट्ट बी रखें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रेरण के कारण पट्ट बी का निकटवर्ती फ्लक्स। अब ध्यान से देखिए, जैसे एक एक पट्टिका आपने ए रख दिया, ठीक है, एक पट्टिका एक रख दिया धनात्मक आवेश की, धनात्मक आवेश की पट्टिका ये रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपने इस पे जितना आवेश दिया, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, Q प्रोपोर्शनल टू V, तो जब आप आवेश की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है बिना पोटेंशियल बढ़ाए हमें C की वैल्यू बढ़ानी है ना। हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, पहले कह रहे हैं हमने बना रहे हैं, हमने कहा था ना एक बारी बन जाने के बाद इसकी धारिता चेंज नहीं कर सकते, है ना, इसकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम बना रहे होते हैं, हमें 1 माइक्रोफैराड डिजाइन करना है, 2 माइक्रोफैराड डिजाइन करना है, 20 माइक्रोफैराड डिजाइन करना है, जितना बड़ा हमें चाहिए, जो हमें डिजाइन करना है, वो हम जब बना रहे होते हैं तो वो बाकी टर्म्स पे डिपेंड करता है, वो Q और V पे डिपेंड करता है। तो आपने पढ़ा है C बराबर क्या होता है, C बराबर Q बाई V। तो अगर आपको C बड़ा रखना है तो इसका मतलब चार्ज ज्यादा रखना पड़ेगा और विभव क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अच्छा, एक मात्रा से ज्यादा आप आवेश नहीं दे सकते, आप इस पट्टी को जितना आवेश दे सकते थे आपने दे दिया, इस पट्टी को जितना आवेश दे सकते थे आपने आवेश दे दिया, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। अब इसकी कैपेसिटी अगर बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको विभव कम करना पड़ेगा। विभव कम करना पड़ेगा तो कैसे विभव कम करेंगे वो जरा देखिए। इसके आसपास हमने एक दूसरी पट्टी रख दी, इसके आसपास क्या रख दिया हमने, दूसरी पट्टी। मान लीजिए स्टार्टिंग में इसका विभव था 10, है ना, ए का विभव मान लीजिए हमने मान लिया 10 था प्लस का, ठीक है। जब इसके आसपास पट्टी रखेंगे तो होगा क्या, ठीक है, अभी होगा क्या, इस पे क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश, और इस साइड क्या आ जाएगा, धनात्मक आवेश, इस साइड क्या आ जाएगा, धनात्मक आवेश। तो अब क्या करेगा, अब ध्यान से देखिए, ये जो ऋणात्मक वाला है ये इस पे अपना कुछ इफेक्ट डालेगा और धनात्मक वाला भी कुछ इफेक्ट डालेगा। तो V ऋणात्मक विभव ऋणात्मक आवेश की वजह से और विभव धनात्मक आवेश की वजह से। अब ध्यान से देखिए, अगर हम दोनों को देखें ध्यान से तो जो ऋणात्मक आवेश है वो नियर बाई है किसकी रिस्पेक्ट में, धनात्मक आवेश की वजह से। इसकी वजह से कुछ ऋण आवेश आएगा और इसकी वजह से क्या आएगा, कुछ धन आवेश आएगा। तो ए पे टोटल विभव कितना हो जाएगा, ए पे टोटल विभव कितना हो जाएगा, है ना। ए पे अब टोटल कितना हो गया, ए पे अब टोटल कितना हो गया, ए पे अब टोटल कितना हो गया, ए पे जो पहले था, ठीक है, उसके बाद ऋणात्मक वाले की वजह से, उसके बाद किसकी वजह से आया, ऋणात्मक वाले की वजह से, और किसकी वजह से आया, धनात्मक वाले की वजह से। अब ध्यान से देखिएगा, पहले इस पे कितना था बच्चों, 10 था, ठीक है, ऋणात्मक की वजह से ऋणात्मक आएगा। अब ऋणात्मक और धनात्मक के पास कौन है, देखिए दोनों पे, क्योंकि जो प्रेरण की वजह से आवेश आता है इक्वल आता है। पहले इस पे, इस पट्टिका पे, इस पट्टी पे धनात्मक आवेश था तो उसके बगल वाले पे क्या आ गया, ऋणात्मक। एक सतह, दो सतह ऐसे है ना, जैसे मेरा हाथ है, इधर ऋणात्मक आवेश आ गया और इस साइड कैसा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर देखिए इधर ऋणात्मक आवेश आया, इससे दूरी, और इधर जो धनात्मक आवेश है दूसरे साइड, इससे दूरी, तो अब इसलिए ऋणात्मक वाले से दूरी कम होगी और धनात्मक वाले से दूरी ज्यादा होगी। दोनों की वजह से आवेश समान है ना। विभव किन बातों पर डिपेंड करता है, विभव किन बातों पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सर, ये डिपेंड करता है Q और R पे, है ना। एक तो आवेश पे डिपेंड करता है, दूसरा दूरी पर डिपेंड करता है। तो आवेश तो दोनों समान है, आवेश ये भी इतना है इतना है, लेकिन दूरी किसकी कम है, ऋणात्मक वाले से। जिसकी दूरी कम होगी उसका विभव ज्यादा होगा, है ना, उसके विभव क्या होगा, ज्यादा। तो ऋणात्मक की विभव मान लीजिए, ऋणात्मक का जो विभव है वो ज्यादा है थोड़ा, है ना, ऋणात्मक का विभव वो ज्यादा है। अब ये मान लीजिए -5 है, ये मान लीजिए -5 है, और धनात्मक की वजह से विभव क्या होगा, उस थोड़ा सा कम होगा। जैसे उसका 5 था, अच्छा निगेटिव ऋणात्मक साइन क्यों आया, ऋणात्मक साइन क्यों आया, क्योंकि आवेश यहाँ पे कैसा है, ऋणात्मक। अब धनात्मक की वजह से क्या है, थोड़ा सा दूर है, ये हल्का सा दूर है, हल्का सा दूर है, तो इसकी वजह से विभव क्या होगा, कम होगा। तो हमने मान लिया +4, ठीक है, कितना हो गया, +4। तो अब देखिए 10 में से 5 जाए 5, 5 4 कितना हो गया, 9 वोल्ट। पहले विभव ए पे टोटल कितना था, 10, अब कितना हो गया, 9, अब कितना हो गया, 9 वोल्ट। तो इसका मतलब पहले से विभव क्या हो गया, कम। ए पट्टिका पर पहले से विभव क्या हो गया, कम। अब पहले से विभव जब कम हुआ तो उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी और बढ़ गई, है ना, उसकी धारिता क्या हो गई, थोड़ी सी और बढ़ गई। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें, इसी की जगह अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यही सेम चीज रखा, ये पट्टिका आपकी ए है, ठीक है, इस पे धनात्मक आवेश है, और दूसरी पट्टिका आपकी
ये हो गई। इसमें बाई इंडक्शन इधर ऋणात्मक आवेश आएगा। अब आप एक काम करो, जो इधर धनात्मक आवेश है ना, इनको किससे कनेक्ट कर दो, अर्थ से कनेक्ट कर दो, अर्थिंग दे दो। क्या दे दो, अर्थिंग। इसको क्या दे दो, अर्थिंग। दूसरी वाली पट्टिका को क्या दे दो, अर्थिंग। अब ध्यान से देखो, जब इसे अर्थिंग दिया तो इधर वाला सारा आवेश, इधर वाला सारा आवेश कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या चार्ज बचा, नेगेटिव। पहले इस पे कितना था, ध्यान से देखिए, पहले इस पे कितना था बच्चों, 10, है ना। पहले इस पे ऑलरेडी कितना था, 10 था। अभी ऋणात्मक वाले की वजह से कितना हुआ, हमने कितना निकाला था, -5, है ना। तो 10 था और -5 था, तो 10 -5 देखिए। अब इस पे टोटल अगर अब देखें, ए पे अब टोटल कितना है, ध्यान से देखिएगा। टोटल पहले 10 था और ऋणात्मक की वजह से -5, तो इसका कितना हो गया, 5 वोल्ट। अब देख कंपेरिजन देखिए, 10 से पहले वाले केस में कितना हुआ था, 9। अब 10 से कितना हो गया, 5। कौन था इफेक्टिव मेथड, हमें क्या करना था, हमें विभव को कम करना था, हमें विभव को कम करना था। तो अगर सिर्फ एक पट्टी बगल में रख देते थे तो बहुत हल्का विभव कम हुआ, जैसे 1 वोल्ट कम हुआ। लेकिन अगर इसको हमने अर्थिंग से कनेक्ट भी कर दिया तो कितना विभव कम हो गया, 10 से हम कहां पे पहुंच गए, 5 पे। इस वाले केस में 10 से कहां पहुंचे थे, 9 पे। तो कहने का मतलब, अगर एक एक प्लेट है, एक प्लेट है, एक सतह है, अगर उस पर आपने कुछ आवेश दे दिया, उसके बगल में एक खाली प्लेट बस आप रख दोगे बिना अर्थिंग से कनेक्ट किए, तो उसका विभव कम होगा। और जैसे विभव कम होगा, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी, तो हम और ज़्यादा आवेश दे सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे वाले को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग से। किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग से, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब अर्थ से अगर जैसे ही कनेक्ट किया, अर्थ से जैसे कनेक्ट किया, वैसे हुआ क्या, वैसे हुआ ये कि सर इस पे जो भी था पहले विभव, और इसका बस नेगेटिव वाला आवेश रह गया, इसकी वजह से विभव को क्या करेगा, कम करेगा। तो हम देख सकते हैं कितना फर्क आया, 10 से कितना हो गया, 5 हो गया। तो विभव 5 से कम होगा, विभव जितना कम होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या बढ़ जाएगी, कैपेसिटी। और जितनी कैपेसिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा हम उसे क्या दे सकते हैं, आवेश दे सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक है। तो ये वाली चीज समझनी है कि कैसे समांतर पट्टिका संधारित्र बनता है ना। इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत है कि एक आवेशित पट्टिका रखिए, उसके बगल में एक अनावेशित पट्टिका को रख के उसे किससे कनेक्ट कर दीजिए, आप अर्थिंग से। तो ये पूरा सिस्टम आपका क्या कहलाता है, समांतर पट्ट संधारित्र, ठीक है। हमारे इसमें काम क्या था, मैंने कहा ना कि बनाते टाइम जो कैपेसिटी होती है वो क्यू और वी पे डिपेंड करती है, लेकिन एक बारी फॉर्मेशन हो गया उसके बाद इन बातों पे डिपेंड नहीं करती है। तो जब आप फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये मैटर करता है। तो आपको कैपेसिटी अगर बढ़ानी है तो या तो चार्ज आवेश ज़्यादा दीजिए या तो विभव कम करिए। अच्छा, एक मात्रा से ज़्यादा आवेश हम दे नहीं सकते, एज वी नो। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे विभव कम करेंगे। तो विभव कम करेंगे तो उसकी तब भी उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर आपको एक संधारित्र बनाना है तो उसका दिमाग में क्या रखना है, आपको विभव कम से कम रखना है और आवेश उसको ज़्यादा से ज़्यादा देना है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका संधारित्र अच्छा होगा, ठीक है, बेनिफिशियल होगा आपके यूज में। तो अलग अलग जगह यूजों के हिसाब से अलग अलग संधारित्र बनते हैं। तो बेलनाकार संधारित्र होते हैं ना, गोली संधारित्र होते हैं, तो अलग अलग संधारित्र का निर्माण करते हैं। डिपेंड करता है हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये था स्टार्टिंग। अब जो संधारित्र आज हमने स्टार्ट किया, आपको इसका बेसिक सारी चीज़ें बता दी संधारित्र के बारे में। अब संधारित्र के बारे में जो डेरिवेशन है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, जो चीज़ें क्वेश्चन बेसिस हैं। अब जैसे रजिस्टेंस आप लगाते थे पैरेलल में, सीरीज में, वैसे हम संधारित्र पैरेलल सीरीज पढ़ेंगे। फिर हम संधारित्र के बारे में कि इसकी वो चीज़ें पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, हाँ, सब पैरेलल प्लेट संधारित्र जो है ना, समांतर पट्टिका संधारित्र जो हैं, उनके बीच डाइलेक्ट्रिक अगर रख दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कोई ऐसा मीडियम रख दें जो वैद्युत को सुचालक होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे सब सारे क्वेश्चंस और चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे की दो दो मैक्सिमम या 3 क्लास है ना, तो हम ये 2 क्लास में कोशिश करेंगे ये चीज़ें खत्म कर दें। तो संधारित्र वाला चैप्टर खत्म, जैसे ही दूसरा चैप्टर खत्म होगा हम तेज़ी से अगले चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलता है। पढ़ाई करिए अच्छे से, आप लोग ध्यान रखिए।